जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जितना क्वेश्चन बैंक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। तो चलते हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न को हम लोग को जितना वीवीआई क्वेश्चन है वह हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बताइए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण हैं, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता करता है? तो बताएंगे नीला को सबसे ज़्यादा करता है। किसका दोस्तों? नीला का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के 32 सेंटीमीटर है? तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि F बराबर R/2। तो R को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कितने हैं? 32। तो 32 का आधा करेंगे तो 16 होगा। अब +16 होगा कि -1 कन्फर्म करेंगे। उत्तल दर्पण रहता है तो +16 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर यही अवतल दर्पण रहता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, -16। समझे दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वही ऋणात्मक है, तो वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो हम लोग बताएंगे कि जो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो हम बताएंगे कि इनमें से जो तीनों ऑप्शन है कोई नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न ZnCuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस CU में दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो हम लोग बताएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, Zn था तो Zn हो गया पहले, Zn पहले था, CU बाद में था, तो Zn हो गया। यहाँ पे Zn है और प्लस लास्ट में CU है, तो ऐसा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो बेंजीन का अनुभार 78 होता है, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो कार्बन का 12, तो 12 से कितना हो जाएगा? 72, और 6 हाइड्रोजन का तो 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। टोटल हो जाएगा अनुभार कितना? 78 होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मिली और माइक्रो समझेंगे। 1 मिली में होता है 10 के पावर -3 और 1 माइक्रो में होता है 10 के पावर -6। एम्पियर है तो 10 के पावर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर पूछ रहा है तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखाएं होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। दक्षिण ध्रुव से कहाँ? उत्तर ध्रुव की ओर होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो हम लोग बताएंगे जो विद्युत मोटर है ना वही दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। विद्युत जल संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हम लोग बताएंगे स्थितिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जल विद्युत संयंत्र। इस ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग की लौ होती है वो चमकीली और कैसी होती है? उजला होता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके नज़र में जितने क्लास 10th का तैयारी करने वाले आप लोग जितने स्टूडेंट हैं आपके नज़र में, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अब जितना आपका क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम फाइनल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके लिए बहुत 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए अगर आपको मालूम है तो। एक जांच प्रणाली के लिए लिए गए विलयन में एक लोटे की किट को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो विलयन था तो कैसा था, तो हम लोग बताएंगे CuSO4 की तरह था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, तो रक्तदाब मापने में जो किया जाता है स्फैग्नोमीटर को किया जाता है, स्फैग्नोमीटर को किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, माने जो हमारा रोकता है वो अवरुद्ध करता है, तो हम लोग कौन सा ऐसा जो है, तो हम बताएंगे WBC है। WBC का श्वेत रक्त कोशिकाएं माने वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल। इस तरह से पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, अक्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो बताएंगे अक्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो हमारा है इनमें से सभी है, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, फास्फोरस भी है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और होता है अनुमस्तिष्क। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, माने आगे वाला, बीच वाला मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क, तो क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे अनुमस्तिष्क होता है जो हम लोग को शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, पीछे वाला भाग को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन सहायक है वो कैसा है, तो हम लोग बताएंगे कि फरोहर अग्रण भाग की लंबाई को वृद्धि करने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप कोशिका को की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही फंसाएगा, तो आपको फंसना नहीं है, इस चलते आप लोग को फाइनल कर दे रहे हैं कि इस प्रकार होगा आंसर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए क्या होगा, आप आंसर बताते रहिए दोस्तों। आप कितना सही करते हैं कितना गलत वो आप पे निर्भर करता है दोस्तों। अगर पढ़े हुए हैं तो देखिए एक बार आंसर बताकर देखिए कितने सही होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है, तो नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो लाल कर रहा है तो इसका पीएच मान, ये अम्लीय होगा तब तो लाल कर रहा है, तो पीएच मान क्या होगा, 5 होगा। 7 से नीचे होता है तो अम्लीय, 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय, और 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है दोस्तों। तो देखिए 7 से नीचे है तो नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो हम लोग को अम्ल हो रहा है, तो 5 हो रहा है, 5 होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा जो हमारा टमाटर है, जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है उसमें। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो जो हमारा अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है। कौन है दोस्तों, पोटेशियम है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो जो होता है वो हमारा 3:1 में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण होता है जो 3:1 में होता है, 3:1 में होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, 3 क्या होता है 1 में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर आप लोग को अगर पता है तो बताइए, CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। CHO किसका समूह है बताना है आपको, तो हम लोग बताएंगे जो CHO है वो हमारा जो कार्य है एल्डिहाइड का है। किसका दोस्तों, एल्डिहाइड का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या होता है, कितने सहसंयोजक अबंध बनाते हैं, तो हम लोग बताएंगे प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है वो हमारा 10 सहसंयोजक अबंध बनाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, हमारे परमाणु का आकार क्या होता है, तो बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं तो घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ, और ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, खड़ा पूछ रहा है आपसे, तो कितने समूह होते हैं इसका मतलब ये हुआ, तो समूह कितने होते हैं दोस्तों, 18, ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर्त पूछता तो 7 होता, या तो आवर्त नहीं तो क्षैतिज पूछेगा तो भी 7 होगा। क्षैतिज का मतलब होता है पड़ा और उधर का मतलब खाड़ा, तो उधर वास्तव में पूछ रहा है तो खाड़ा के एगो वर्ग होता है समूह 18 को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन्नु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, तो हम लोग बताएंगे जो इसका रंग दिखेगा वो हमारा नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीला।
इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है वो हमारा घास, बकरी तथा मानव होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वो कितने का क्या से देखा जाता है, कितने से देखा जाता है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो हम लोग बताएंगे जो 10x के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इसको। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सिनेप्स कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा जो किया जाता है वो हमारा क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? वसांगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वसांगत नियमों का जो प्रतिपादन किए थे वो हमारा रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग देखिए दोस्तों, आपका जितना जो क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम फाइनल करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको क्या काम है, कितने सही हो रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने गलत किए हैं। अभी तो हम 80 क्वेश्चन टोटल कराने वाले हैं, 80 में से कितना आपका सही होगा, कितना गलत, वो आप खुद बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बताइए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो हमारा कौन सा विधि है? तो बताएंगे मुकुलन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो हम लोग बताएंगे पुष्प का भाग पुंकेसर बनाता है दोस्तों। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, वो हमारा शुक्रवाहिका होता है। कौन सा दोस्तों? शुक्रवाहिका। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जो जनित रोग नहीं है वो मस्सा है दोस्तों। कौन है? मस्सा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन फादफ हार्मोन है? जो फादफ हार्मोन है इनमें से जो बताना है आपको, तो हम लोग बताएंगे फादफ हार्मोन साइटोकाइनिन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो बताएंगे मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। कहाँ से दोस्तों? मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादप में जो पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन होते हैं वो हमारे होते हैं जिब्रेलिन होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? जिब्रेलिन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पौधे में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बताइए, जो बौने पौधे को जो दर्शाता है ना वो स्मॉल दोनों टी दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, जो बौने पौधे को दर्शाएगा वह स्मॉल टी माने छोटा वाला दोनों टी दर्शाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो पर्यावरण के जो अनुकूल नहीं है उसको चयन करना है। तो बताएंगे जो पर्यावरण, मोटरसाइकिल से चलना कि साइकिल से चलना दोस्तों। इसमें देखिए कंफ्यूज कर देगा, एक को साइकिल से चलना है, एक मोटरसाइकिल से चलना है। तो वायु कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो अनुकूलन नहीं है वो हमारा मोटरसाइकिल से चलना है, पैदल चलना है, तो हमारा पर्यावरण का अनुकूल है ना। साइकिल से भी तो पर्यावरण से नहीं होता है, लेकिन ये हमारा अनुकूलन के रूप में जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो हमारा है वन। क्या है दोस्तों? वन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो हम लोग बताएंगे जो हमारा केरल है ना वो जल संग्रहण व्यवस्था है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। देखिए वाट ही लिखा गया, देखिए वाट होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर।
इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? 1 HP माने एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, तो आप लोग को दिमाग में बैठा कर रहना है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, विभवांतर का SI मात्रक होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। विभव का भी SI मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। विभव या विभवांतर दोनों का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 53 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में होता है जो हमारे किसका उपयोग होता है आपसे पूछ रहा है, तो एमीटर का होता है। धारा जो मापता है मीटर कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हम श्रेणी में जोड़ते हैं, जो पार्श्वपद में, माने श्रेणी या समानांतर को चयन करना है। तो हम लोग बताएंगे जो जोड़ते हैं हम लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता रहे हैं आपको, आमीटर को श्रेणी क्रम में तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, माने जूल प्रति क्या होता है? कूलम, माने कार्य बटे आवेश होता है, विभव बराबर, तो हमारा सूत्र होता है। तो 1 वोल्ट बराबर पूछा है, तो 1 वोल्ट में 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसको आपको बहुत माइंड में बैठा कर रख लेना है, बिहार बोर्ड पूछेगा, इसका पूर्ण गारंटी है मेरा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है। बताइए, तो आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो बताइए, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो बताएंगे टंगस्टन का। ये तो सभी लोग जानते होंगे। इस तरह से पढ़ेंगे अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न क्या होगा? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? बताइए, ये तो और आसान क्वेश्चन है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही तो घूमते फिरते रहते हैं, इनका काम यही है, इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या बताइए? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वो कितने हर्ट्ज होता है? तो हम लोग बताएंगे इसको कि 50 हर्ट्ज होता है। भारत में उत्पादित प्रत्याविद्युत धारा की आवृत्ति इतना ही होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे 220 वोल्ट पूछेगा तो 220 वोल्ट होगा, विभव पूछेगा तो, आवृत्ति पूछेगा तो 50 हर्ट्ज होता है। ही तो होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, तो R बराबर क्या होता है? R बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ से सूत्र, प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसका? प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। तो R बराबर V बटे I होगा। V बटे क्या होगा? I। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, वो हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या होगा? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? वो बताएंगे हमारा IR² है। क्या हमारा IR² है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे जो हमारा इसका आंसर होगा वो R बराबर VI होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो जो हमारा जो प्रोटॉन इसमें लगता है 6.25 × 10⁻18
लगता है आपका इतना लगेगा। आवेश कितने आवेश से बनेगा, तो इतना से 6.25 गुने 10⁻−18 से बनेगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। और अगले प्रश्न का आंसर बताइए। ओम के नियम का सूत्र होता है, तो ओम का नियम होता है I समानुपाती V। ये तो आपको समझ में आया होगा जब हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे तो ओम का नियम का सूत्र अब हम निकालेंगे यहाँ से। तो जो ओम का सूत्र नहीं निकलेगा तो V बराबर IR हो जाएगा। क्या होगा, IR होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का देखिए यहाँ पे दो, प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम, तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, प्रतिरोधकता को पूछ रहा है। तो प्रतिरोधकता को ओम इंटू क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। बताइए इसका 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 100 वाट 220, W से वाट होगा, B से वोल्ट होगा, तो 100 वाट 220 वोल्ट का लगेगा, तो हमारा जो आंसर होगा 484 ओम आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रतिरोध R बराबर होता है V²/R। तो V² 22 में 22 से तो हो जाएगा कितना, 48, 484 डबल जीरो होगा, क्योंकि डबल जीरो और फिर बटे क्या हो जाएगा R, तो डबल जीरो कटेगा तो 484 ओम होगा। कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I होता है। V बटे क्या होता है, I होता है। तो V हमारा कितना है 220 वोल्ट, अब बटे कितना है 2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। जब 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 120 कूलम दे रहा है, इसका का नाम तो ये हुआ ना। तो ये पूछ रहा है कि प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए। तो जो विद्युत धारा का मान होगा 60 से 120 कटेगा कितना 2, तो 2 एम्पियर देगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो क्या होगा। तो जो प्रवाहित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। किसी बल्ब लिए आप दुकान से खरीदे, 220 वोल्ट 100 वाट अंकित किया हुआ है, जिसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करने के लिए तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है ये पूछ रहा है। 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, माने समझ लीजिए कि आपको प्रचलित है कि 110 वोल्ट पर प्रचलित है पूरे बल्ब, तो इसका आंसर क्या होगा 25 वाट होगा। कितना होगा 25 वाट। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में ही रखना है इसको, क्योंकि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक पूछ रहा है। जो अल्प मापांक होगा 0.05 वोल्ट होता है, ध्यान रखना आपको दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम्ब होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6.25 गुने 10⁻18 होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा आप लोग। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में देखिए वो पहले एमीटर था, तो हम लोग श्रेणी में जोड़े, या आया वोल्ट मीटर, तो किस क्रम में जुटेगा, समानांतर क्रम में। वहाँ पर भी बताए थे आपको, और यहाँ भी बता रहे हैं कि एमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम होगा, वोल्ट मीटर पूछेगा तो समानांतर क्रम होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे क्या होता है, समय होता है। तो आवेश बटे क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। तो 1 एम्पियर कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। 1 एम्पियर क्या कहलाता है, तो 1 एम्पियर कहलाता है, देखिए 2 कूलम्ब बटे प्रति सेकेंड, नहीं 2 कूलम्ब बटे क्या होता है प्रति सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि देखिए विद्युत धारा बराबर देखिए क्या होता है सूत्र, I बराबर Q/T होता है, माने कूलम्ब बटे सेकेंड होता है। क्या होता है, कूलम्ब बटे सेकेंड। यहाँ पे 2 नहीं होगा, टाइपिंग में गलत है दोस्तों,
यहाँ पे एक ही होगा, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। लास्ट प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन से है। 1 माइक्रो, मिली माइक्रो, थोड़ा देर पहले ये भी क्वेश्चन देखिए तो रिपीट हो गया। मिली और माइक्रो बताएं। मिली पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होगा। माइक्रो पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होगा। नैनो पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 9 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है माइक्रो, तो माइक्रो पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आप लोग को कैसा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको पसंद आया कि नहीं दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम लोग इस वीडियो में फाइनल कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और कितना गलत हुआ कितना सही आप ज़रूर बताइए दोस्तों। अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।